अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा, जिद्दी मोहब्बत। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो पिछली किस्त में हमने देखा था कि आलम और महानूर एक जंगल में दुश्मनों में घिर जाते हैं। अब किस तरह से निकलते हैं हम ये देखते हैं। अब देखना ये था कि कल वो किस तरह इस जंगल से बाहर निकलेंगे। कहीं उनके दुश्मन फिर से उन पर नजरें गाड़े ना बैठे हों। हाल उसकी आंख चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से खुली। सो उस नजर महानूर पे पड़ी जो उसके कंधे पे सर रखे सो रही थी। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। उसका एक हाथ आलम की गोद पे था। आलम ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के दबाया। उसके बड़े मर्दाना हाथों में महानूर का छोटा हाथ छुप सा गया। आलम के दिल में हलचल सी होने लगी। उसने महानूर के गाल पे हाथ रखा। अब उसका अंगूठा महानूर के गाल पे हरकत कर रहा था। आलम की नजरें अब महानूर के होठों पर जा ठहरी। आलम के लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी। आलम ने झुक के अपने होठ महानूर के होठों पे रख दिए। महानूर के होठों ने उसे जैसे सब भुला दिया। आलम अब महानूर की सांसें छीन रहा था। उसके लम्स में बहुत शिद्दत थी। आलम जैसे उसके होठ खा जाना चाहता था। महानूर इस वक्त गहरी नींद में थी जब उसे अपने होठों पे चुभन महसूस हो रही थी। अभी वो कुछ समझती, उसका सांस रुकने लगा। जल्दी से आंखें खोली तो आलम उस पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। एक पल को तो उसे समझ नहीं आई, पर जब अपनी हालत का अंदाजा हुआ तो जल्दी से आलम के सीने पे हाथ रख के उसे पीछे हटाना चाहा। वो उसे पीछे ढकेल रही थी। आलम ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। इस दौरान उसने अपना दूसरा हाथ भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब जख्म फिर से बिगड़ रही थी। महानूर को अब सांस की बहुत जरूरत थी, पर आलम अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। कुछ देर बाद आलम ने उसके होठों को आजादी दी और उसकी गर्दन पे झुक गया। महानूर ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो चुका था। होठ अब भी गीले थे। आलम उसकी गर्दन को चूम रहा था। एक नशा था जो उसे पागल कर रहा था। रात से खुद पे बंद बांधा था, अब वो टूट चुका था। आलम प्लीज। महानूर की आवाज से आलम पीछे हटा, पर जब नजर फिर से महानूर पर पड़ी तो दोबारा खुद पे कंट्रोल खो गया। दोबारा महानूर के होठों पर झुककर एक शिद्दत भरी जसारत कर दी, पर इस बार वो जल्दी से खुद ही पीछे हट गया। वो सीधा होकर बैठ गया। अब दोनों के दरमियान खामोशी थी। दोनों का सांस थोड़ा तेज चल रहा था। इस खामोशी में वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। ये उनके दरमियान क्या हुआ? अब वो दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। जख्म कैसे है अब आपके? दर्द तो नहीं हो रहा? महानूर को जब समझ नहीं लगी तो उसने जख्म के बारे में पूछने लगी। बात करते हुए उसकी आवाज न जाने क्यों कांप रही थी। बेहतर है, आलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। धूप भी निकल चुकी है, अभी हमें निकलना चाहिए, आलम ने उठते हुए कहा। उस दौरान इन दोनों ने एक बार भी नजरें नहीं मिली थी। आलम उससे नजरें चुरा रहा था। दोनों अब जंगल में चले जा रहे थे। इस दौरान उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक दरख्त के नीचे आलम आके रुक गया था। क्या हुआ आलम? महानूर के सवाल पर आलम ने उंगली से दरख्त की तरफ इशारा किया। ये अखरोट का दरख्त था। इस पे लगे अखरोट पक चुके थे। आलम ने दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। आलम ध्यान से, महानूर ने बेताबी से कहा, क्योंकि उसका बाजू भी जख्मी था। इसकी बात पे आलम ने उसे देखा और ये पहली बार था जब इन दोनों की नजरें मिली थी। मैं जो अखरोट फेंकूंगा वो तुम पकड़ना, आलम ने उसे पीछे एक जगह पे खड़े होने का कहा। वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं तो नहीं जा सकता था, पर जितना उसके बस में था उतना वो दरख्त पर चढ़ा और अखरोट तोड़ के नीचे फेंकने लगा। आलम का जिस्म बहुत मजबूत सा था, इस वजह से जख्म उसे इतनी तकलीफ नहीं दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे अखरोट इकट्ठे हो गए थे। बस आलम, अब आप नीचे आ जाए। महानूर की आवाज पे आलम दरख्त से नीचे चला आया। ये सारे अखरोट लेके इस दरख्त के पास चलो। सामने मौजूद एक दरख्त के नीचे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। वो दोनों अब वहां बैठ गए थे। आलम ने पास से एक पत्थर उठाया
और उसने अखरोट तोड़कर महानूर को देता गया। आप भी खाओ ना, महानूर ने खाते हुए एक अखरोट आलम के सामने पेश किया। नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। महानूर, जल्दी खा लो, हम हमारे पास वक्त नहीं है कि हम यहाँ बैठ के बातें करें। आलम जितना उसे इग्नोर कर रहा था, इतना ही वो उससे बातें किए जा रही थी। थोड़े से अखरोट खाकर महानूर ने बस कर दिया, क्योंकि का टेस्ट थोड़ा कड़वा भी था। फिर भी भूख की वजह से वो बहुत अखरोट खा चुकी थी। अब वो फिर से चलना शुरू हो चुके थे। आलम को कुछ कुछ आइडिया था कि वो किस तरह इस जंगल से बाहर निकल सकते थे। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद उन्हें सड़क मिल चुकी थी। ये सड़क का कोई और हिस्सा था, पर वो शुक्र कर रहे थे कि उन्हें सड़क तो मिली। इस दौरान मुसलसल चलने से महानूर बहुत थक चुकी थी। इनके बाद बीच फिर से कोई बात नहीं हुई थी। आलम, मैं मजीद नहीं चल सकती, प्लीज आप किसी गाड़ी को आने दो। आलम को सड़क पर चलते देख महानूर ने दुहाई दी, क्योंकि वो वाकई ही पहले इतना कभी नहीं चली थी। बस थोड़ा सा आगे चलो, वहां से मेन रोड आ जाएंगी, वहां से कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। महानूर ने उसकी बात पे बस सर हिला दिया। थोड़ी सी देर में वो मेन रोड पर पहुंच गए थे। उस रोड पे कुछ गाड़ियां चल रही थी। रुको महानूर। आलम ने महानूर को एक साइड पे रोका। महानूर अब इसे सवालिया नजरों से देख रही थी। ये पहन लो, तुम्हारा दुपट्टा भी नहीं है। आलम ने अपना कोट उतार कर महानूर को दिया। आलम का कोट महानूर को बहुत बड़ा था, जिसका एक फायदा ये था कि मुकम्मल कवर हो चुकी थी वो। तुम यहाँ रुको, मैं किसी गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। आलम उसे सड़क के किनारे पे रोक के आ, आगे गाड़ी की तरफ चला गया। महानूर दूर से ही उसे देख रही थी। आलम का उसका यूं ख्याल करना उसे बहुत पसंद आ रहा था। वो आलम को देखे जा रही थी। इतना तो उसे भी एहसास हो गया था कि वो अब कहीं ना कहीं आलम के दिल में भी कुछ ना कुछ फीलिंग उसके लिए थी। इस वजह से वो सुबह उसके करीब आया था। जी आलम। वो बस आलम को देखे जा रही थी। वो किसी गाड़ी वाले से कोई बात कर रहा था। आलम उसकी तरफ देखने लगा। वो उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। ये कोई आम सी टैक्सी थी, जिसमें और भी मुसाफिर थे। महानूर उसके पास चली आई। महानूर ने कभी ऐसे सफर नहीं किया था। उसके लिए ऐसी गाड़ी में ट्रेवल करना मुश्किल, पर अभी कोई चारा ना था, क्योंकि इसे पता था आलम अभी कितनी मुश्किल से अपने बाजू का दर्द बर्दाश्त कर रहा था। रुको, तुम पहले मुझे बैठने दो। महानूर को गाड़ी में बैठने देख आलम ने कहा, क्योंकि गाड़ी में पहले ही कोई आदमी बैठे हुए थे। आलम उन लड़कों के साथ बैठ गया और महानूर को अपने साथ खिड़की वाली साइड पर बिठा दिया। गाड़ी अब चल रही थी और महानूर बस आलम को देख रही थी। आलम के हर अंदाज से उसे मोहब्बत हो रही थी। उसका यूं ख्याल करना महानूर को बहुत अच्छा लग रहा था। क्या हुआ? उसने खुद को घूरते देख आलम ने उससे पूछा। उसकी एक तरफ आलम था, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी का दरवाजा। प्रॉब्लम हो रही है क्या ऐसे तंग जगह पर बैठने में? आलम ने पूछने पर उसने सफी नफी में सर हिला दिया। आलम ने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल की। हाँ, तुम उसी जगह गाड़ी लेके आए हो? हाँ, बस थोड़ी देर तक हम पहुंच रहे। ओके। आलम किसी से फोन पे बात कर रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद गाड़ी इस जगह पे रुक गई। आलम ने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल के महानूर और आलम वहां उतर गए। ड्राइवर को किराया दिया। आलम, अब यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा? महानूर के थकन से बुरा हाल था। अब वो मजीद यहाँ नहीं रुक सकती थी। बस थोड़ी देर, गाड़ी आती ही होंगी। महानूर और आलम गाड़ी में इतनी देर में इस्माइल साहब का ड्राइवर गाड़ी लेके आ गया। महानूर और आलम गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में वो घर पहुंच गए थे। महानूर, मेरी बच्ची। महानूर की अम्मी ने महानूर को घर में दाखिल होते ही भाग के उसे गले से लगा लिया। कैसी हो बेटा, ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मरियम की फिक्रमंदी से महानूर को हर तरह से देख रही थी। कोई चोट तो नहीं लगी? अम्मी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। महानूर, मेरी बच्ची। इस्माइल साहब ने उसे गले लगाया। बाबा, मैं ठीक हूँ, पर परेशान ना हो, महानूर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। आलम बेटा, ये आपके बाजू को क्या हुआ? इस्माइल साहब ने आलम से पूछा। सर, वो गोली लग गई थी, पर वक्त पर मैंने निकाल ली। अब ठीक है, इतना मसला नहीं है। आलम ने महानूर को देखते हुए जवाब दिया। गोली बेटा? मरियम ने फिक्रमंदी से कहा।
आंटी इतना मसला नहीं है, पर बेटा असल में हुआ क्या था, मुझे सारी बात बताओ। इस्माइल साहब के कहने पे आलम ने महानूर को देखा। महानूर भी उसे ही देख रही थी। वो जानती थी अब उसे इस्माइल साहब से डांट पड़ने वाली थी। आलम ने सारी बात उन्हें बता दी, पर महानूर की गलती को बड़े सलीके से छुपा गया। महानूर ने तशक्कुर भरे नजरों से उसे देखा। बेटा, आपका मैं किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। आपने अपनी जान पे खेल के मेरी बेटी को बचाया है। आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज सच में मैं अपनी बेटी के मामले में बेफिक्र हो गया हूँ। इस्माइल साहब ने आलम से कहा। वो वाकई आलम से बहुत खुश थे। कजाज से परेशानी से उनका बुरा हाल था। ना महानूर कॉल पिक कर रही थी, ना ही आलम। बार बार उनके दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। मरियम बेगम को कुछ बोलते, अच्छा मामा पापा प्लीज खाना लगा दे, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। मरियम बेगम को कुछ बोलते देख महानूर ने कहा, और वाकई उसे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा आलम बेटा, आप भी जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर आप अपने जख्म की ड्रेसिंग करवाना। जी आंटी। आलम फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए सब बातें कर रहे थे, जब अचानक इस्माइल साहब का फोन बजने लगा। क्या हुआ बाबा, किसकी कॉल है? महानूर ने पूछा। बेटा, सिराज की कॉल है, वो आपके लिए बहुत परेशान हो रहा था कल से। दरअसल उसकी कॉल आई थी तो उसे सब कुछ बताना पड़ा। जबकि सिराज का नाम पे आलम को ऐसा लगा किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। इतना नागवार गुजरा था, उसे जब्त करके रह गया। इस्माइल साहब अब सिराज से बातें कर रहे थे। आलम बहुत जब्त से वहां बैठा था। वो कैसे ऐसे लोगों में खुश बैठ सकता था जिन्होंने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या हुआ बेटा, खाना खाओ ना। आलम को कुछ सोचते देख इस्माइल साहब ने कहा। जी अंकल। बाबा भाई क्या कह रहे थे, कब आएंगे? मैंने पिछली बार भी उन्हें बोला था, पर वो टाल गए थे। आलम का जैसे इस माहौल में अब सांस बंद हो कर रहा था। हाँ, बात हो गई तुम्हारी भाई से, तुम्हारे लिए परेशान था, पर अब पता लग गया है ना तुम्हारा, तो तुम ठीक ठाक हो, तो अब जाने उसकी परेशानी खत्म हो गई है और उसके आने का शायद प्लान बन रहा है। इस्माइल साहब के बताने पर महानूर चहकते हुए बोली। सच्ची बाबा, भाई आ रहे सिराज के साथ, तो आज इसकी एक अलग अटैचमेंट थी। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ अब। मैंने ड्रेसिंग भी करवानी है बाजू की। इस्माइल साहब ने आलिम से पूछा। अरे नहीं, मैं चलूँ आपके साथ बेटा? अंकल अरे नहीं अंकल, शुक्रिया। आलम वहां से निकल आया था। गाड़ी वो इस्माइल साहब की ही लाया था। उन्होंने जबरदस्ती उसे गाड़ी में जाने को बोला था। पहले वो अस्पताल गया, बाजू की अच्छी तरह ड्रेसिंग करवा के घर आया। घर आके पहले उसने बाजू को अच्छी तरह कवर करके शावर लिया। हल्का फुल्का ड्रेस पहन के वो मिरहा के कमरे में चला गया। उसके नर्स से उसके बारे में सब पूछ के अब वो मिरहा के पास बैठा उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता था उसकी आदत थी। वो मिरहा से रोजाना तकरीबन 1 घंटे बात करता था। वो उसे सुन सकती थी। मिरहा के माथे पे बोसा दे के उसकी नस को उसका ख्याल रखने का बोल के वो कमरे में चला आया। अब वो सोना चाहता था, थकन से बुरा हाल था, पर आंखें बंद होते ही अपने और महानूर के वो लम्हात याद आ रहे थे। क्यों मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया? क्यों मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे खुद पे कंट्रोल रखना था। वो मेरी मुजरिम की बहन है और कुछ नहीं। और सिराज, तुम आ रहे हो मेरे बहन के गुनाहगार। अब मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। ऐसा घाव दूंगा सारी जिंदगी याद रखोगे। सिराज, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। महानूर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता। वो सिगरेट पीने लगा। क्या है, एक तो ये न जाने क्यों गुस्सा भी आ रहा था। सिगरेट पे सिगरेट फूंक के भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। आखिर कुछ देर बाद नींद उस पर मेहरबान हुई। दूसरी तरफ महानूर बस आलम को ही सोचे जा रही थी। आलम सोच सोच के ही उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। हाय, मुझे क्या हुआ था जो मैं आलम से पहले ही इतनी लड़ती थी। इतने प्यारे बंदे से आलम, और कितने छुपे रुस्तम है वो। आलम मेरी जिंदगी का पहला प्यार। हाय, कब मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाऊंगी और नादिया को सब बताऊंगी। उसके दिमाग में अभी बस महानूर आलम के सोचे जा रही आलम ही चल रहा था। महानूर अब खुशी से बस आलम को ही सोचे जा रही थी। अब माजी की तरफ चलते हैं। इस बात को गुजरे तकरीबन 2 महीने हो गए थे। आयशा ने सिराज और मिरहा के खिलाफ बहुत बड़ी चाल सोची हुई थी। अब बस उसे मुनासिब मौके की तलाश थी। सिराज रोजाना मिरहा को कॉल करता था। वो उससे सही से बात नहीं करती थी। वजह उसका झिझकना और शर्माना। वो चाहे जितनी भी कोशिश करती, वो कभी भी इतनी बोल्ड नहीं बन पाई कि वो सिराज से खुल के बात कर सके, और सिराज भी उसकी झिझक को समझता था।
उसने कभी भी मिरहा से कोई गलत बात नहीं की थी। मिरहा के दिल में सिराज के लिए मोहब्बत बहुत मजबूत हो चुकी थी। मिरहा भी उसे चाहने लगी थी। मिरहा की सोचें अब हमेशा सिराज के गिर्द घूमती थी। मिरहा, यार मैं सोच रही क्यों ना हम सिराज की मोहब्बत का एक इम्तिहान ले। मुझे अब भी उस पर शक है और इस इम्तिहान से उसकी मोहब्बत अगर है तो साबित हो जाएगी। आयशा ने मिरहा से कुछ सोचते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त यूनि में मौजूद थी। आयशा की बात पे मिरहा ने उसे बोला, यार मतलब मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, वरना मुझे सिराज से क्या। तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे बाद में रोता नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ। पर आयशा, जिससे मोहब्बत है उसका इम्तिहान नहीं लिया जाता। मुझे पता है सिराज मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनका दिल में सिर्फ मेरे लिए साफ है और मैं भी कभी कुछ ऐसा वैसा करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। यार मेरे मेरू तू मेरी बात का गलत मतलब ले रही है। मैं बस खुद को एक बार मुतमईन करना चाहती हूँ और तेरे मुताबिक अगर वो अपनी मोहब्बत में सच्चा और खरा है तो उसे इस इम्तिहान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आयशा ने उसे बातों में उलझाना चाहा। वो बहुत तरीके से मिरहा का ब्रेन वॉश कर रही थी। पर आयशा, सिराज, परवर कुछ नहीं, तुझे मुझ पे यकीन है ना। आयशा ने उसकी बात काटी। हाँ आयशा, पर बस तो फिर तू मेरा साथ दे, और अगर सिराज को इस बारे में पता लग गया तो पक्का मैं खुद उसे सब बताऊंगी। तू बस मेरा साथ दे। देंगी ना? आयशा के सवाल पे मिरहा ने परेशानी से उसे देखा। उसका दिल सिराज के साथ कोई भी चाल चलने को राजी ना था, पर वो आयशा को भी नाराज नहीं कर सकती थी। एक लिहाज से उसने सोचा कि कम से कम आयशा को सिराज की मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। ठीक है, मैं राजी हूँ। फिर सिराज को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तू जानती है ना, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ हाँ जानती हूँ, तू फिक्र ना कर। यार भरोसा रख मुझ पे। अब आयशा ने उसे सारा प्लान बताया तो एक बार फिर से मिलहा मिरहा के ओ फिकर ने आन घेरा। नहीं आयशा, ये तो बहुत अजीब सी बात है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कैसे ही झूठ बोल सकती हूँ। और सिराज, वो तो बस ठीक है, मैं तुझे मुझ पे यकीन नहीं तो मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। और वैसे भी अब तुझे मेरी फिक्र क्यों होगी, मैं कौन सी तेरी सगी हूँ। आयशा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जानती थी अब मिरहा उसे ऐसे ही पगले की यार तो गलत समझ रही है। तू जानती है ना तुम मेरे लिए कितनी है। मैं ठीक है, अगर तुझ पे ये बेहतर लग रहा है तो मैं राजी हूँ। पर हम ये बात बस थोड़ी देर के लिए ही करेंगे और उसके बाद जल्द ही सिराज को सच बता देंगे। हाँ हाँ पक्का, तू फिक्र ना कर। आयशा अपनी आधी जीत का दिल ही दिल में जश्न मना रही थी। वो जानती थी अब उसका आधा प्लान कामयाब ही हो गया है। और मिरहा, वो नहीं जानती थी कि वो अपनी मासूमियत से बहुत जल्द फंसने वाली है। हाँ, सुबह उसकी आंख देर से खुली। वजह कल की थकान थी और रात जंगल में भी वो सही से सो नहीं पाई थी। फ्रेश होने के बाद आज वो मामूल से हटकर थोड़ा ज्यादा तैयार हुई थी। व्हाइट अपर के साथ ब्लू ट्राउजर पहने, बालों को खुला छोड़े, हल्के नेचुरल मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। नाश्ते की टेबल खाली थी, सब सुबह नाश्ता कर चुके थे। वो 12 बजे जागी थी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अब वो घर के अंदर बाहर चहलकदमी कर रही थी। आलम अभी तक नहीं आया था, अब उसे आलम की याद सता रही थी। सुनो, पास से गुजरते अपने बाबा के खास बंदे को उसने आवाज दी। जी मैम। वो अभी तक आलम नहीं आए? क्या वो सुबह आए थे मेरे सोते हुए? उन्होंने सुबह सर को कॉल की हुई थी कि वो आज आपको यूनी नहीं ले जा सकते। उनका बाजू अभी सही तरह से ठीक नहीं हुआ, इस वजह से वो नहीं आए। वो जवाब देकर चुप हो गया क्योंकि वो अपनी बात पर महानूर का बिगड़ता मूड देख चुका था। अच्छा आप जाओ, कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? अब मैं क्या करूं, आलम के घर चली जाऊं क्या? अब वो बैठी सोची जा रही थी कि अब आलम के घर जाना चाहिए या नहीं। पर हर यार मामा गुस्सा कर हो जाएंगे और खुद आलम पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो बहुत कश्मकश में थी। आखिर कुछ देर के बाद वो फैसला कर चुकी थी कि उसने आलम से मिलने उसके घर जाना है। गार्ड्स के बार बार मना करने के बावजूद वो गाड़ी में बैठी। उनने गाड़ी आलम साहब के घर ले जाने का बोल रही थी। गार्ड ने मजबूरन इस्माइल साहब को कॉल करके इजाजत ली
क्योंकि इस वक़्त मरियम बेगम भी घर पे नहीं थी, वो अपनी एनजीओ के किसी ज़रूरी मीटिंग में गई थी। मजबूरन इस्माइल साहब को उसे जाने की इजाज़त देनी पड़ी, पर वो जानते थे एक बार अगर उसने ज़िद कर दी तो फिर वो अपनी मना के ही छोड़ती थी, और वैसे भी उन्हें महानूर का आलम से मिलने से कोई प्रॉब्लम ना थी, क्योंकि वो ज़्यादा वक़्त महानूर उसी के साथ होती थी। महानूर ने सोच लिया था कि आज वो अपने दिल की बात आलम से बोल देंगी। उसे उम्मीद थी कि आलम उसके फीलिंग्स को समझेगा। आलम इस वक़्त मिराह के पास बैठा उसकी दवाइयों को चेक कर रहा था। आज वो जानबूझकर दुर्रानी हाउस नहीं गया था। महानूर को देखकर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। वो चाहता था कि आज वो खुद इतना मजबूत कर ले कि वो महानूर का सामना कर सके। महानूर को वो किसी सूरत में भी किसी का नहीं होने देना चाहता था। वो उसके करीब आया था तो उसके दिमाग में ये बात थी कि वो महानूर को हमेशा के लिए अपना लेगा। बस वो उस चीज का इजहार नहीं करना चाहता था। वो महानूर के जरिए सिराज को तकलीफ देना चाहता था। वो जानता था कि ये चीज प्यार और मोहब्बत से की जाने वाली शादी से मुमकिन ना था। अभी भी वो मिराह के कमरे से निकलकर लाउंज में बैठा हवालदार से कुछ केस डिस्कस कर रहा था। उसने अपनी ड्यूटी जब से महानूर के साथ लगाई थी तब से उसके थाने के बहुत से केस पेंडिंग पे थे। अभी वो उठी उन्हीं केसेस को ही देख रहा था कि उसके चौकीदार ने उसे कॉल पे महानूर के आने का बताया। महानूर का सुनकर ना जाने क्यों आलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका सामना ना करना पड़े इस वजह से वो आज उसके पास नहीं गया था, और वो पागल लड़की यहाँ पहुंच गई थी। ओके, आप उसे अंदर भेज दो। उसे इजाजत दे के उसने हवलदार को वापस जाने का बोला। आलम की इजाजत देने पर महानूर अंदर की तरफ चली गई, जबकि उसके गार्ड्स बाहर ही रुक गए। महानूर घर में दाखिल हुई तो सामने आलम कोई फाइल रीड कर रहा था। आलम महानूर ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे हिलाया। आओ महानूर बैठो। आलम ने उसे सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा। कैसी हो और तुम क्यों आई? आराम करती ना, आज यूनी भी नहीं गई। आलम ने फाइल पर तवज्जो जाहिर करते हुए कहा। वो ऐसा जाहिर कर रहा था कि महानूर का आना उस इतना नोट नहीं किया, इसलिए इतना अहमियत नहीं, उसका आना उसके लिए इतना अहमियत नहीं रखता था। मैं ठीक हूँ, आपका बाजू अब कैसा है? दर्द ज्यादा था क्या जो आप आज आए नहीं? महानूर के सवाल पे आलम ने फाइल से सर उठाया और उसे देखने लगा। नहीं, इतना दर्द नहीं, अब बेहतर है। मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही थी, तो इस वजह से मैं आपका पता करने आई हूँ। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। महानूर ने आलम की आंखों में देखते हुए कहा। कुछ था उसकी नजरों में जो आलम ठिठक गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। आलम ने सोफे से उठते हुए कहा। वो बस अभी महानूर की नजरों से हट जाना चाहता था। आलम किचन में दाखिल हुआ था कि पीछे पीछे महानूर भी पहुंच गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलम ने गुस्से से महानूर से कहा। उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। वो जितना उससे दूर हो रहा था उतना ही वो उसके पास आ रही थी। आलम, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। महानूर को ना जाने क्यों रोना आ रहा था। आलम का इतने गुस्से से मुखातिब करना उसकी आंखों में आंसू ले आया। क्या हेल्प? हाँ, क्या हेल्प करना चाहती हो? तुम्हें चाय बनाना भी आती है? फिजूल में मेरा दिमाग खराब ना करो, निकलो इधर से बाहर। आलम का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। उसे एहसास हुआ वो कितना सख्त बोल चुका है। महानूर आंखों में आंसू लिए अभी पलटी ही थी कि आलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़े मुझे आलम, छोड़े, महानूर ने रोते हुए कहा। मैं चली जाती हूँ वापस, अगर आपको मेरा आना पसंद नहीं तो। महानूर ना जाने क्यों इतना सेंसिटिव हो रही थी। आलम ने उसे अब काबू करना चाहा, जबकि वो खुद को छुड़ाने की सही कर रही थी। आलम ने उसे सख्ती से पकड़ के मार्बल के साथ लगा दिया। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। महानूर की मजम्मत बंद हो चुकी थी। वो दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो बहक रहे थे। महानूर ने पाँव की उंगलियों पर खड़े होते आलम के निचले होठ पे अपने होठ जमा दिए। और बस यहाँ आलम की बस हो चुकी थी। उसने महानूर को कमर से पकड़कर मार्बल पे बिठाया। इस दौरान इन दोनों एक दूसरे के लबों पे शिद्दत बरसा रहे थे। महानूर ने अपने बाजू आलम के गले में डाल दिए। किस कुछ ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अब महानूर का सांस उखड़ने लगा। उसने आलम के बियर्ड पे हाथ रखा और हल्के हल्के दबाने लगी। ये इशारा था कि सांस लेने दो, पर आलम आज पीछे हटने वाला नहीं था।
शुरू तो महानूर ने किया था, पर अब खत्म आलम ने ही करना था। जब सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी तो आलम उसकी गर्दन पे झुक गया। महानूर सांस बहुत जोर जोर से ले रही थी। उससे चिपके होने की वजह से उसकी धड़कनें सुन सकता था। क्यों मुझसे गुनाह करवा रही हो, हाँ? आलम के सवाल पे महानूर खामोश थी। तो इसे सवाब में बदल दो ना, हाँ आप। थोड़ी देर बाद महानूर ने जवाब दिया। वो दोनों भी अब भी इसी पोजीशन में थे। ये इतना आसान नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बल्कि ये समझ ले मैं आपकी हूँ, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद पे आलम पीछे हटा। वो उसे घूरे जा रहा था। निकाह करोगी मुझसे अभी और इसी वक्त? अभी? पर अभी? महानूर, अभी का मतलब है अभी, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ और इस तरह पास आके मैं मजीद गुनाह का मर्तकब नहीं हो सकता। मैं तैयार हूँ आलम। महानूर के जवाब ने आलम के दिल को जैसे एक सुकून पहुंचाया था। एक बार सोच लो, मेरे होने के बाद मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। और आलम, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। महानूर के इजहार पर आलम की नजरें बस उसे घूर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इससे इतना जल्दी इजहार कर देगी। उसके फीलिंग्स का उसे कुछ हद तक अंदाजा था। ओके, मैं करता हूँ इंतजाम निकाह का, बस कुछ मिनट इंतजार करो। और हाँ, ये बात अभी किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए। ओके, महानूर ने उसके गाल पे किस करते हुए कहा। वो बहुत खुश थी। उसने सोचा ना था कि आलम इतनी जल्दी मान जाएगा। आलम अपने दोस्त को कॉल करता हुआ किचन से बाहर आ गया। माजी में चलते हैं अब। वो सिराज को बहुत चाहने लगी थी, पर वो बैठी सिराज और अपने बारे में सोच रही थी। उसे हर वक्त इस बार का डर था कि वो आलम को इस सब के बारे में कैसे बताएंगी। अगर आलम ने उसे गलत समझा, अगर उसने मिराह का भरोसा ना किया, तो आलम उसके लिए सिर्फ भाई नहीं था, बल्कि वो उसकी माँ बाप दोनों था। बचपन से आलम ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। खुद वो अच्छा ना भी खाता, मिराह के लिए हमेशा अच्छा लाता। वो छोटे थे जब उनके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए। वो तो फिर भी बहुत छोटी थी। उसके पास आलम था उसका ख्याल रखने के लिए, पर आलम के पास हौसला देने के लिए कोई ना था। दोनों अपने चाचा के साथ रहते थे। चाचा का रवैया तो बहुत अच्छा था, पर चची उन्हें बर्दाश्त नहीं करती थी। आलम 18 साल का था जब ये हादसा हुआ था। वो खुद पढ़ता था, साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करता था। अपने चाचा चाची पे बोझ ना था बने। मिरहा में उसकी जान बचती बसती थी। मिरहा के साथ चची का रवैया अच्छा ना था। आलम तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, पर मिरहा तो घर पर ही हो रहती थी। चची उसे मारती थी, अपने घर के काम करवाती थी, और यहीं से मिरहा का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ। अक्सर चची बेजा हाथ उठाती थी और उसे मारने के बाद डराती थी कि आलम को कुछ भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर से निकाल दूंगी। उनकी अपनी भी दो बेटियां थी, फिर भी उन्हें अल्लाह का खौफ ना था। उन्हीं की वजह से निरहा बहुत डरी रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने आलम को सब बताया तो चची उन्हें घर से निकाल देंगी। फिर वो दोनों बहन भाई कहाँ जाएंगे? मिरहा का डरना और घुट घुट कर जीना कहीं ना कहीं उसे जहीनी बीमार कर गया। इस वजह से वो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती थी। एक रोज भी चची उससे किसी काम को सही से ना करने की वजह से मार रही थी। जब आलम घर आया, उसके लिए ये एक कयामत खेज मंजर था। जब उसने अपनी चची को हाथों अपनी बहन पे उठते देखा। उसकी चची उसे बालों से पकड़ के घसीट रही थी। जब आलम ने भागते हुए उसे चची से छुड़वाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? आलम उन पे एकदम से चीखा। एक पल को तो चची डर गई, फिर जल्द ही वो अपनी ट्यून में वापस आ गई। हाँ, तो तुम्हारी उस लाडली बहन ने मेरे जहेज का सेट का गिलास तोड़ दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं इस बात को आसानी से बर्दाश्त कर लूंगी? चाची, आपको जरा एहसास नहीं हुआ है? वो छोटी है, बर्तन वगैरह नहीं धो सकती, और आपने एक गिलास के लिए मेरी बहन को इतना मारा। मैं चाचू को बताऊंगा सब। हाँ हाँ, अब तुम मुझे धमकियां दोगे? और वो गिलास मेरे जहेज का था, तुम्हारे चाचा नहीं लाए थे, जो तुम इतना फुदक रहे हो। और खुद तो दोनों बहन भाई मुफ्तखोर मेरे सर पर बोझ बन के बैठे हो। ना जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब तुम्हारे माँ बाप मरे और तुम हमारे सर पड़ गए। आलम का चेहरा दुख और गुस्से से लाल हो गया। बस आप होती कौन हो मेरे अम्मी अब्बू के बारे में ऐसा बोलने वाली? अगर हम आप पे बोझ है तो हम भी अभी के अभी चले जाते इस घर से। देख लिया मैंने भी कि माँ बाप के बाद सब धोखा होता है, कोई अपना नहीं होता। वो मिरहा को लिए घर के अंदर कमरे में चला गया, फिर वहां से अपना और मिरहा का सामान लेके घर से निकल गया।
इस सब में मिरहा बस खड़ी काँप रही थी। आलम के जाने से उसकी चची के डर गई। उन्हें डर था उनके शौहर जब घर आएँगे आलम और मिरहा को ना देख पाके अब जब ढूँढवाए करेंगे। फिर कहीं न कहीं वो खुश भी थी कि चलो इन बहन-भाई से जान तो छूटी, शौहर को कोई झूठी कहानी सुनाने वाली थी। कितने दुःख की बात थी, उन्हें ज़रा एहसास ना था। इस खराब ज़माने में वो दोनों बहन-भाई कहाँ जाएँगे? अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता, रिश्तेदारी ना सही, वो इंसानियत तो निभा लेती, पर ना जाने क्यों हमारे माशरे में मौजूद ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? कल को जब इनसे हिसाब होगा तो फिर इनका क्या बनेगा? अल्लाह जाने वो किस मुँह से जाएँगे। भैया, आलम किसी गहरी सोच में थे जब उसे मिरहा की आवाज़ सुनाई दी। उसने मिरहा का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। इस वक़्त वो एक बेंच पे बैठे थे। जी भैया की जान, क्या हुआ? भैया, हम लोग कब कहाँ जाके रहेंगे? अब तो चाची को गुस्सा नहीं आपको चाची पे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब हम क्या खाएँगे? मिरहा की मासूमियत से पूछने पर आलम को उस पे बहुत प्यार आया। मेरी जान, मेरे पास रहने के लिए एक जगह है जहाँ हम दोनों बहन-भाई रहेंगे और वहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना होगा बल्कि सारे काम मैं खुद करूँगा, आप सिर्फ पढ़ाई करना। आलम ने प्यार से उसके बाल रिबन में बंद करते हुए कहा, जो चची के मारने की वजह से खराब हो गए थे। और आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं चची आपको मारती है? मेरी जान, आप इतनी तकलीफ में रही और भैया को खबर भी नहीं होने दी। आलम अब उसे प्यार से बहला रहा था, वो जानता था उसकी बहन बहुत डर गई है। भैया, चची ने कहा था अगर आलम को बताया तो घर से निकल दूंगी और देखे अब हम घर से निकल गए। मिरहा की मासूमियत भरी बात पे आलम ने वो लब भींच लिए। देखो, ये काम अल्लाह पाक की कोई हिकमत होती है। अब देखो मुझे पता चला तो अब हम अपने घर में रहेंगे और आप भैया से वादा करो कि आप कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। करो वादा। पक्का वादा भाई। मिरहा ने उसका फैलाया हुआ हाथ थाम लिया। उसकी बात पे आलम मुस्कुराया। आलम ने अपने एक दोस्त से जो उसका क्लास फेलो था उससे बात की। उसके पास मोबाइल फोन पहले से ही था जो उसने अपने बाबा से जिद करके मंगवाया था। उसके दोस्त ने उसके लिए अपने घर का बंदोबस्त किया था। वो लोग वैसे भी घर किराए पे देना चाहते थे। एक कमरे और एक वॉशरूम पर मुश्तमिल था वो घर। आलम के पास जमा किए हुए कुछ पैसे थे जो उसने अपने पार्ट टाइम जॉब से बचा के रखे थे। इसमें से कुछ उसने अपने दोस्त को 1 महीने का किराया दिया, कुछ से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया। अब उसके पास थोड़े से ही पैसे बचे थे। मिरहा को दूध के साथ रोटी खिलाने के बाद वो उसे सुला चुका था। खुद अब उसे नींद कैसे आनी थी? मुस्तकबिल की फिक्र उसे खाए जा रही थी। कैसे इसका और उसकी बहन का गुजारा करना था? ये सोचे उसे परेशान कर रही थी। जल्दी ही और गुस्से में वो अब बिना चाचू को बताए घर तो छोड़ आया था, पर अब उसे अपने मिरहा के लिए कुछ ना कुछ करना था। एक नजर मिरहा को देखा, जो मासूमियत से एक हाथ को गाल के नीचे रख के सो रही थी। कितनी तकलीफ सही थी उसकी बहन ने। एक बार फिर से चची से नफरत होने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात हुनैन से हुई। जब वो सुबह मरहा को स्कूल छोड़ने के बाद नौकरी की तलाश में निकला, उसने सोच लिया था कि अब वो पढ़ाई छोड़ देगा और नौकरी ढूंढकर मिरहा का मुस्तकबिल बनाएगा। उसे एक जगह पे 2-3 लड़के किसी लड़के को मारते हुए दिखे, तो वो भागता हुआ उसके पास आया उसको बचाने के लिए। आलम ने उसे उन 2 लड़कों से छुड़वाया जो तकरीबन उसे लहूलुहान कर चुके थे। इस दौरान आलम खुद भी जख्मी हो चुका था, पर हुनैन को वो बचा चुका था। शुक्रिया यार, जो भी तुम हो, बहुत शुक्रिया। हुनैन ने उसका हाथ थाम कर खड़े होते हुए कहा, कौन हो तुम? वो तुम्हें क्यों मार रहे थे? आलम ने सवाल पूछ दागा। वो दरअसल ये मेरे कॉलेज फेलो है, इनमें एक से एक को मैंने कॉलेज में मारा था, तो बस ये अपनी सारी सारी पतलून लेके आ गया मुझे मारने। उन्होंने थोड़ा शौक लहजे में कहा। वो मिजाजन शौक सा था और आलम सीरियस नेचर का था। तुम किधर जा रहे हो और इतना मुंह क्यों बनाया हो जैसे कोई रूठी हुई दुल्हन हो? हुनैन ने मुंह से खून साफ करते हुए कहा। कहीं नहीं, आलिम ने रूखा सा जवाब दिया और आगे बढ़ गया। अरे यार, बताओ तो सही, अब हम तो दोस्त है। वो उसके पीछे भागा। आलम ने रुक के उसे घूरा। ये इशारा था कि हम दोस्त कब बने? अरे अभी अभी तो, अब तुमने मुझे बचा और हमारे यहाँ जो जो आपकी मदद करे वो समझ लो दोस्त है।
हुनैन से अब वो ज्यादा फ्री हो रहा था। अरे यार दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। हुनैन ने उसे फिर से अपने रास्ते में जाते हुए कहा, अच्छा चलो हम दोस्त हैं, अब जाओ मुझे काम है कुछ, अब तंग ना करना। आलम ने जान छुड़ानी चाहिए और हुनैन से जान ऐसे नहीं छुड़ाई जाती। अच्छा बताओ क्या काम है यार, अब बताओ भी, घूरो नहीं। उसकी बात पे आलम ने गहरा सांस भरा और उसे सब बता दिया। आलम जानता था अब इसका हालात का सुनकर वो भी उसकी वापसी की राह लेगा। ऐसे हालत में उसके अपनों ने साथ नहीं दिया तो क्या साथ देता। पर इस वक्त वो हैरान रह गया जब उन्हें ने उसे गले लगा लिया। मेरे दोस्त, अब तू समझ, तेरे मुश्किल वक्त का साथी तुझे मिल गया। अल्लाह ने मुझे सही वक्त पे तेरे लिए भेजा है। आलम उसके रवैये पे हैरान रह गया। वो जैसा उसने सोचा था उसके उलट हुआ, और हुआ भी वैसा ही था। हुनैन उसका वाकई दुख का साथी बन गया। अब हुनैन और वो दोनों मिलके सोच रहे थे उन्हें क्या करना है। हुनैन एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसके घर के हालात बहुत अच्छे थे। उसने आलम को कुछ स्किल सिखाई जिससे वो फाइवर पे काम कर सके। आलम चूंकि ज़हीन था तो वो जल्दी से काम सीख गया। अब वो कमरे में बैठा सोच रहा था कि कैसे कुछ पैसे आए कि वो लैपटॉप लेकर अपना ऑनलाइन काम शुरू करे। मेरा साथ बैठी स्कूल का काम कर रही थी। आलम उसे पढ़ा भी रहा था। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। आलम ने देखा तो ये हुनैन साहब थे जो इस वक्त वहां पहुंच गए थे। तू यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है, कॉलेज नहीं गया क्या? आलम के सवाल पे उसने हुनैन आलम के सवाल पे उसने आलम को घूरा। यार तेरा दोस्त आया, कुछ खिला पिला, और तू है जो सवाल किए जा रहा है। वो हाँ 2-3 बार आ चुका था। मिरहा को वो अपनी छोटी बहन ही समझता था क्योंकि उसकी कोई बहन ना थी। इस वजह से मिरहा उसे बहुत प्यारी लगती थी। ज्यादा बक मत, तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और कॉलेज क्यों नहीं गया तू? आलम ने फिर से वही सवाल किया। यार कॉलेज को गोली मार, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। उसने बैग से लैपटॉप निकालते हुए कहा, ये तेरे लिए लाया, अब तू इस पे काम शुरू कर। तू पागल है, मैं पहले भी तेरी बहुत मदद ले चुका हूँ, मजीद मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं कोई काम देख रहा हूँ, इससे थोड़े जो पैसे बनेंगे मैं कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ले लूंगा। यार एक तो पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ है, यानी हर बात से तुझे कोई मसला है। हुनैन चिढ़ गया। यार तू समझ नहीं रहा, यार भी बोल रहा, कह भी रहा है कि समझ नहीं रहा। खैर दफा कर, मैं तेरा कौन सा सगा हूँ जो तू मुझसे कुछ लेगा या मेरा भरोसा करेगा? हुनैन ने दुख से कहा। उसे वाकई बुरा लगा था आलम का मना करना। कितनी खुशी और चाह से उसके लिए ये इतना महंगा लैपटॉप लाया था। वो आगे उसे अपने ऐसे पराये लोगों की तरह बात कर रहा था। वो बैग उठा के जाने लगा। अच्छा इधर छोड़ और बैठ चुप करके, आलम ने कहा और उसे जबरदस्ती अपने बेड पर बिठाया। अच्छा शुक्र है तुम मान गए, चल अब मैं तुझे सब सेट करके देता हूँ। हुनैन ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, जबकि आलम उसे तशक्कुर भरी नजरों से देख रहा था। कितना अपनापन था इसमें, जहां अपनों ने छोड़ दिया वो वहां संभाल रहा था। अब ऐसे क्या देख रहा है, तो कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? उसकी बात पे आलम ने उसके पीठ पे एक घूंसा मारा। ओ जालिम आदमी, अच्छा ये देख मैंने अपना अकाउंट तेरे पीसी में लॉगिन कर दिया है। तो अब यहाँ से अर्निंग करना, क्योंकि मेरी 5 स्टार रेटिंग में है तो तुझे जल्दी ऑर्डर मिलेंगे। पर तू अपना अकाउंट मुझे क्यों दे रहा है, और तू क्या इस्तेमाल करेगा? आलम के सवाल पे उसने माथा पीट लिया। यार मैं न्यू बना दूंगा, तुझे अभी पैसों की जरूरत है ना, इसलिए अब ज्यादा सवाल ना कर और अच्छी सी चाय बना। आलम ने उसे गले लगा लिया। शुक्रिया यार, तू मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरे इतना साथ दे रहा है। मैं तेरा किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं? क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। अगर चाय ना पिलाने पे इतना इमोशनल हो रहा है तो सुन ले, मैं चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। हुनैन अब भी मजाक कर रहा था। दफा हो तू, मैं तुझसे ही बात ही क्यों कर रहा हूँ? आलम ने उसे पीछे ढकेलते हुए कहा, जबकि वो अब हंस रहा था। भैया ये सवाल कैसे हल होगा? मिर्हा ने एक सवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। लाओ गुड़िया मैं समझाता हूँ, हुनैन ने मिर्हा को बुलाते हुए कहा, जबकि मिर्हा कंफ्यूज सी खड़ी आलम को देख रही थी। वो अभी सिवाय आलम के हर एक से डरती थी। मीरू मेरी जान जाओ, वो भी आपके भैया है, आलम ने उसे समझाया। अब वो छोटे छोटे कदम उठाती हुनैन के पास बैठ गई। हुनैन ने बहुत प्यार से उसे सवाल समझाया। मिरहा अब कुछ कंफर्टेबल हो गई थी उसके साथ। ये वाला भी समझाए।
اس نے ایک اور سوال پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے بعد پہ حنین اسے وہ سوال بھی سمجھانے لگ گئے جبکہ عالم ساتھ کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ وہ اسی کمرے میں ہی ایک سائڈ پہ کھانا بناتے تھے۔ حنین وہ واحد شخص تھا جس سے عالم صرف چند دنوں میں ہی اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں حال کی طرف۔ حنین تھوڑی دیر میں نکاح خان کو لے کے آ گیا۔ گواہوں میں حنین اور عالم کا ایک دوست شامل تھا۔ مہانور اس وقت ایک دوپٹہ اوڑھے عالم کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود عالم کے کثرتی وجود کے ساتھ بہت جچ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اسے عالم نے لا کر دیا تھا، وہ مرحا کا دوپٹہ تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو مہانور نے بس ایک بار عالم کو دیکھا اور قبول ہے بول دیا۔ اسے اپنے اب بابا کی یاد بھی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے پر وہ مطمئن تھی کہ وہ انہیں منا لیں گی۔ عالم کی طرف سے قبول سننے کے بعد اب وہ سگنیچرز کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مہانور عالم بن گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ، محبت جو آسانی سے مل گئی تھی۔ نکاح کے بعد عالم نے اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود قاضی صاحب اور اپنے دوستوں کو باہر چھوڑنے گیا تھا۔ مہانور کے گارڈز کو وہ پہلے ہی گھر بھیج چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر انہوں نے ان سب کو دیکھ لیا تو سارا معاملہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے انہیں یہ بول کے بھیجا تھا کہ مہانور کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ ہاں بھائی، آپ سوچ رہا ہوگا کہ کب یہ جائے اور میں اپنی بیگم کے ساتھ رومانس جھاڑوں۔ یہ حنین تھا جو سب کے جانے کے بعد بھی اس کے پاس بیٹھا اسے تنگ کر رہا تھا۔ جب پتا ہے میں ایسا سوچ رہا ہوں تو جاتا کیوں نہیں؟ عالم نے جواب منہ پہ دے مارا۔ بڑا ڈھیٹ ہے، ویسے بندہ دل رکھنے کے لیے ہی بول دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم رک جاؤ، پر نہیں، میں بھی کس سے امید لگا رکھا ہوں؟ جب میرا پتا ہے تو پھر کیوں اپنا دماغ کھا رہا ہے؟ چل نکل اب تو۔ یار، حنین نے صدمے سے آنکھوں سے دیکھا۔ دوست نہ رہا، بھابھی بھی آ گئی تو وہ ہم نہ رہے۔ حنین! اس بار عالم زور سے چیخا۔ اچھا نہ جا رہا ہوں، وہ باہر بھاگتا ہوا بولا۔ عالم نے سکھ کا سانس لیا، اور ورنہ وہ تنگ کرنے پہ آتا تو پھر اسے جان چھڑانا مشکل ہوتا۔ ویسے گولڈن نائٹ تو نہیں، پر گولڈن ڈے مبارک ہو۔ دروازے سے جھانکتے ہوئے حنین نے کہا، جلدی سے دروازہ بند کر کے بھاگ گیا، جبکہ اس کی بات پر عالم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو میڈم اس کی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس کے پرفیوم چیک کر رہی تھی۔ عالم نے دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس چلا آیا۔ اس وقت گھر میں مرحا کی کیئر ٹیکر بھی موجود تھی۔ وہ مرحا کے کمرے میں موجود تھی۔ عالم نے اس کے کمر کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کی پرفیومز چیک کر رہی ہوں۔ آپ سمجھ لیں آپ کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کے لیے تمہیں میرے قریب ترین ہونا پڑے گا۔ عالم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جبکہ اس کی بات پہ مہانور نے اپنی پلکیں جھپکا دی۔ اس کے گال لال ہونے لگے۔ عالم اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ویسی بڑی بہادر ہو، میں نے تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اتنی بہادری دکھاتے ہوئے مجھ سے اتنے جلدی کے شادی کے لیے مان جاؤں گی۔ عالم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اتنی جلدی مطلب آپ کا شادی کا پلان پہلے سے ہی پلان تھا؟ مہانور نے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا، ہاں، شادی تو تم سے ہی کرنی تھی میں نے۔ اب تم ہی مجھے سنبھال سکتی ہو، میری شدتیں سہ سکتی ہو، مجھے ہنسا سکتی ہو۔ عالم نے اس کے کان پہ بائٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ مہانور سسکی بھری، عالم! عالم نے اس کی گردن پہ بائٹ کرتے ہوئے مدہوشی میں کہا، آپ نے اظہار نہیں کیا مجھ سے اپنی محبت کا؟ مہانور کے سوال پہ عالم نے سر اٹھا کے اسے گھورا۔ محبت ہوگی تو اظہار کروں گا نا، عالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ تو شادی کیوں کی؟ مہانور نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب اس سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ شادی تو تمہاری شکل دیکھ کے بڑا ترس آ رہا تھا تم پہ، عالم نے کہتے ہوئے پھر اسے اپنے قریب کیا۔ عالم! مہانور نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس کے معاملے میں ایسے مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے وہ بہت حساس تھی۔ اچھا نا عالم کی بیگم، لفظوں کی ضرورت ہے کیا؟ بس کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تم ہی ہو جسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے، میری تنہائی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، میرے بڑھاپے کا ٹائم پاس۔ آخر میں وہ پھر سے شریر ہو گیا، جبکہ مہانور نے مسکراتے ہوئے اسے کہنی ماری۔ عالم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا
और अपने लब उसके लबों पे रख दिए। दोनों एक दूसरों का साथ देते हुए जैसे सब भूल गए थे। आलम के लम्स में शिद्दत थी, जबकि महानूर नरमी से उसका साथ दे रही थी। अभी वो मसरूफ ही थे कि आलम के फोन पे कॉल आना शुरू हो गई। आलम ने इग्नोर कर दी। कॉल बज बज के अब बंद हो चुकी थी। महानूर ने आलम की दाढ़ी पे हाथ रख के उसे रोकना चाहा, क्योंकि अब सांस लेने में मसला हो रहा था, जबकि आलम तो जैसे पागल हो चुका था। फोन फोन एक बार फिर से बजना शुरू हो गया। आलम के पीछे हटने न हटने पर मानूर ने जोर से सांस लेते हुए कहा, दफा करो फोन को। उसने उसकी गर्दन पर मौजूद तिल को चूमते हुए कहा। ये तिल उसे हमेशा पागल किए रहता था। इसी तिल को उसने पहली बार जंगल वाली रात को देखा था। आलम को क्या पता कोई जरूरी कॉल हो। इसकी बात पे आलम ने उसे घूरा और फिर फोन के पास जाके कॉल पिक की। जी सर, जी वो यही है। सामने इस्माइल साहब थे, जो महानूर का पूछ रहे थे। ओके सर, नहीं आप बेफिक्र है, मैं लेके आ रहा हूँ। ये कह के आलम ने कॉल बंद कर दी। बाबा थे क्या? महानूर ने उसके पास आते हुए पूछा। हाँ जी, वो चाह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें लेके घर आ जाऊं। अभी तो सीन ऑन हुआ और अब आगे कबाब में हड्डी बनने। आलम ने मुंह बनाते हुए कहा। आलम, वो बाबा है मेरे, कुछ तो शर्म करे। महानूर ने उसे शर्म दिलाने चाहिए। और तुम बीवी हो मेरी। उसने महानूर को फिर से पास खींचा। आलम, नहीं प्लीज चले, अब बहुत देर हो गई पहले ही। उसे फिर से झुकता देख महानूर ने कहा, अच्छा चलो चलते, मैं एक मिनट चेंज करके आया। ये कह के वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वो दुरानी हाउस पहुंच चुके थे। गाड़ी का दरवाजा खोल के जब महानूर बाहर निकलने लगी तो आलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ महानूर? महानूर ने सवाली नजरों से उसे देखा। एक बात बोलूं, मानूंगी? जी जरूर, आप बोले तो सही। महानूर ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, आज के बाद इस तरह के कपड़े सिर्फ मेरे सामने पहनना। बाकी सबके सामने तुम सिर्फ शलवार कमीज और दुपट्टा इस्तेमाल करोगी। ये मेरी पहली ख्वाहिश है। उम्मीद है कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। आलिम की नजरों में मान था, जैसे वो उसे इनकार नहीं करेंगी। बस इतनी सी बात? महानूर के जवाब ने उसे मुतमईन कर दिया। ठीक है, आज के बाद जैसा आपको पसंद हो वैसा ही पहनेंगी। चले अब अंदर तो चले। नहीं यार, बस अब मैं जल्दी में वापस जाऊंगा, कुछ काम है जो करने हैं। चलो तुम जाओ फिर मैं जाऊं। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मानो ने जल्दी से उसके गाल पे किस की और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि आलम उसकी हरकत पे मुस्कुराया। अब उसने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। आज उसने जैसे सब कुछ पा लिया था। हाँ, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत पा ली थी। अब चलते हैं माजी की तरफ। इस वक्त वो अपनी किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। ये मीटिंग हैंडल करने को उसके बाबा ने बोला था। मीटिंग एक दिन बाद अमेरिका में थी। अभी वो इस मीटिंग की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि मीटिंग के लिए निकलता कि इसके मोबाइल पे मैसेज की बिप हुई। फाइल पे झुकते ही उसने मोबाइल उठाया, मैसेज पढ़ा। आप क्यों मेरे हाथ को तंग करते हो? आप कहते हो कि मैं वो आपकी मोहब्बत है, तो क्या मोहब्बत को खुद कभी खुश नहीं देख सकते? जो कोई भी था, उसने बड़ी चालाकी से ये मैसेज किया था ताकि पढ़ते ही उसे अटेंशन मिल जाए, जबकि सिराज का दिमाग इस मैसेज में उलझ गया। वो कौन था और उसके और मिरहा के बारे में कैसे जानता था, और मिरहा की कौन सी खुशी की बात कर रहा था? सारा ध्यान एकदम से उस मैसेज पे चला गया। कौन? सिराज ने फौरन से रिप्लाई किया, आपकी मुस्तकबिल का खैर ख्वाह। वहां से भी जल्दी से रिप्लाई आया, बातें ना बनाओ, बताओ कौन हो? मैं मिरहा की दोस्त हूँ, आयशा। मैं जानती हूँ सिराज, आपको मैं अच्छी नहीं लगती, और मैं वजह भी जानती हूँ। मैं आपको मिरहा से दूर करती हूँ। सिराज पर कसम ले ले, मैं ये सिर्फ बस सब सिर्फ और सिर्फ मिरहा की खुशी के लिए कर रही हूँ। वो मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी। मैं हमेशा उसकी खुशी चाहती हूँ, और अगर वो आपके साथ खुश नहीं रहेंगी तो कभी आप भी खुश नहीं रह पाओगे। आयशा एक बड़ा सा मैसेज भेज के अब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? सिराज ने गुस्से से टाइप किया। ना जाने वो लड़की क्यों उसके और मिरहा की जिंदगी में घुस रही थी। सिराज, तुम सिर्फ अपनी खुशी में मस्त, मिरहा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? होती कौन हो मेरे और मिरहा की जिंदगी में दखल देने वाली? इसके मैसेज पे सिराज का दिमाग घूम गया, जबकि आयशा के दिल में मिरहा के लिए मजीद नफरत पैदा हुई। इससे पहले कि वो कुछ टाइप करती, सिराज की कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल पिक की। हाँ मैडम, तुम कोई कौन हो?
मिरहा की जिंदगी के फैसले करने वाली। अब तुम मुझे बताओगी कि मिरहा कैसे खुश होंगी और कैसे नहीं। सिराज ने बहुत जब्त से कहा, सिराज मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों में आने का, और जहां तक बात रही मैं होती कौन हूँ तो वो तुम मिरहा से पूछ लेना, और मेरे लिए मिरहा इम्पोर्टेंट है, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है, और तुम उसकी खुशियां खाए जा रहे हो। अफसोस है तुम पे, दावा मोहब्बत का करते हो और उसे खुश भी नहीं देखना चाहते। आयशा भी जैसे फट पड़ी, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ मुझे। सिराज समझ नहीं पा रहा था वो कहना क्या चाहती है। मिरहा उसके साथ क्यों खुश नहीं थी, उसे तो लगता था कि वो भी कहीं ना कहीं उसे चाहने लगी है। पर आयशा तो कुछ और ही बोल रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मिरहा की खुशियों के बीच आ रहे हो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती बल्कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और तुम जबरदस्ती उसे खुद के साथ बांध रहे हो। उसकी बात पे सिराज को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। उसकी मोहब्बत के दिल में कोई और था, और वो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिराज की आवाज में लड़खड़ाहट थी, जबकि आयशा मुस्कुरा रही थी। सच कह रही हूँ, मुझे हमारी दोस्ती की कसम, वो किसी और को पसंद करती है बचपन से, मेरा सिर्फ इसे सोचती रहती है, तुम उनके बीच आए हो। उसने ये सब बातें सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम गुस्से में उसके भाई आलम को कोई नुकसान ना पहुंचा दो। सिर्फ इस डर से वो तुम्हें कभी कुछ नहीं बताती। वो शुरू से ही तुमसे बहुत डरती है, और जब तुम उसके घर गए थे तो उसके बाद वो और डर गई। वो ये बात आलम भाई को भी नहीं बता सकी क्योंकि एक भाई इस बात को कभी बर्दाश्त न करता, और वो यकीनन तुमसे लड़ाई झगड़ते, और तुम बहुत अमीर हो, कहीं तुम उसके भाई को किसी तरह नुकसान ना पहुंचा दो। वो इसलिए चुप रही और तुम्हारी बातें मानती रही। सिराज, तुमने खुद भी महसूस किया होगा, जब भी उसने तुम्हारी कोई भी बात मानी सिर्फ तुम्हारे डर से मानी होगी। कभी भी उसने तुम्हारे एक बार कहने पे या तुम्हारे प्यार में नहीं मानी। इसकी बात पे सिराज को वो तमाम पुरानी बातें याद आई जब वो उससे डरती थी। दिल के जैसे बहुत से ये टुकड़े हो रहे थे। सिराज, मैं चाहती हूँ कि मिरहा खुश रहे। मैंने आज तुम्हें मैसेज बहुत मजबूर होके की क्योंकि मुझसे मजीद मिरहा का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज सिराज से बख्श दो, उसे उसे बख्श दो, अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। वो किसी और को बहुत चाहती है। तुमने खुद भी महसूस किया होगा, जब भी तुम उसे कॉल करते हो वो कभी भी तुमसे ऐसे बात नहीं करती कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल ना हो, ना ही तुम्हारी उसके बाद से कहीं से भी मोहब्बत महसूस होती है। तुमने कभी भी उससे उसकी रजा नहीं पूछी, तुमने हमेशा खुद को उस पर मुसल्लत किया। अब उसे अपनी जिंदगी जीने दो, तुम्हारी भी कोई बहन होंगी, क्या तुम नहीं चाहोगे वो कभी खुश रहे। आयशा अपनी चाल चल चुकी थी और सिराज तो ऐसे था मानो जैसे उसका सांस रुक गया है। आयशा की कही बात सच थी, पर वो मुझे बता सकती थी ना। वो क्या बताती थी, तुमने कभी पूछा उससे उसकी खुशी। और तुम खुद भी जानते हो कितनी डरपोक है वो। तुम्हें लगता है वो कभी तुम्हें ये बता पाती वो किसी और को चाहती है। और फिर वही बात कि अगर उसने तुम्हें मना किया, तुमने ये बात अपनी अना पे ले गई, और अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया, ये कुवार था जो उसके जज्बातों जान के बात आधी छोड़ दी थी। सिराज अपने बैग के किनारे पे जैसे ढेर हो गया। मिरहा उसके रग रग में बस चुकी थी, वो तो उसकी खुशी की वजह था, उसकी मोहब्बत। ओह वो, और वो। सिराज, हेलो, सुन रहे हो ना। प्लीज बस उसको छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो प्लीज। वो तुमसे डरती है, मोहब्बत नहीं करती। और बस यहाँ पे सिराज की बस हो गई। मोबाइल उसके हाथ से गिर चुका था, आंखों में आंसू तैर रहे थे, गले में जैसे एक फंदा अटक गई चुका था। मिरा किसी और से मोहब्बत करती थी, और वो उसके मोबाइल पे बीप हुई। उसने जल्दी से मोबाइल पकड़ा, एक उम्मीद सी थी कि शायद अभी कोई मैसेज करके बोल दे। ये सब एक प्रैंक था, पर सामने व्हाट्सएप पर आती तस्वीरें उसके दिल पे एक आखिरी कील भी ठोक चुकी थी। मिरहा किसी लड़के के साथ हंस के बात कर रही थी। एक और तस्वीर में वो लड़का मिरहा को केक खिला रहा था, एक जगह वो उसे गुब्बारे लेके दे रहा था, वो गाड़ी में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। गुस्से से सिराज की रगें फूल रही थी। चटकते चीखते हुए उसने फोन दीवार पे दे मारा। कौन था ये लड़का जिसके साथ वो इतनी खुश थी। वो जानता था मिरहा इतनी डरपोक थी, वो कभी भी किसी अरे गहरे लड़के के साथ ऐसे इजी और खुश नहीं हो सकती थी। तो फिर ये लड़का कौन था। आलम को सिराज जानता था, वो बहुत बार आलम मरहा को
यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, उसने उसे वहां देखा था। उसके अलावा उसने एक खास बंदे के जरिए आलम का पता लगवाया था। ये तस्वीरें बेहया और बुरी ना थी, बल्कि तस्वीरें उन दोनों के दरमियान एहसास और अहमियत को जाहिर करती थी। और मिरहा की जिंदगी में यह मकाम सिर्फ आलम को हासिल था। तो फिर ये कौन था? उसकी आंखों में दर्द उभर आया था। मिरहा, लबों से बस ये नाम अदा हुआ। क्या क्या न था इस पुकार में? नहीं, मैं खुद मिरहा से बात करूंगा। हो सकता है ये कोई गलत फहमी हो और मिरहा से मैं खुद बात करूंगा। वैसा मेरे साथ कैसे कर सकती है? वो कैसे किसी और को पसंद कर सकती है, जबकि अल्लाह ने उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। सिराज सदमे के जेर असर बोलता हुआ कमरे से निकल गया। इस्माइल साहब ने उसे बाहर जाता देखा तो उसे पुकारा। वो उससे मीटिंग के बारे में पूछना चाहते थे, पर सिराज ने अनसुना करके घर से निकल गया। मीरू, तैयार हो ना? आयशा ने उससे कई बार सवाल किया। फिर से किया। आयशा, हम गलत कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो दोनों इस वक्त मिरहा के फ्लैट में मौजूद थे। आलम अपने काम पे गया हुआ था। यार मिरहा, प्लीज, बस आज सिराज का प्यार चेक करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। आज बस हम दोनों मुतमईन हो जाएंगी। अब चुप करके जो मैंने समझाया है वो बोलना, ओके? मिरहा ने बस इनकार भरा। सिराज ने से होने वाली गुफ्तगू से मिरहा बेखबर थी। वो नहीं जानती थी उसकी दोस्त उसके खिलाफ कितनी बड़ी चाल चल रही थी। दोस्ती की आड़ में वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। सिराज की गाड़ी आलम के फ्लैट के सामने रुकी तो जल्दी से अंदर की तरफ भागा। दरवाजा आयशा की चाल के मुताबिक खुला था। आयशा को यकीन था कि वो जरूर आएगा। फ्लैट में बस दो ही कमरे थे, एक आलम का और एक मिरहा का। वो एक कमरे की तरफ गया जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। सिराज को अंदर आते वो दोनों देख चुकी थी। मीरू, आखिर कब तक तुमने सिराज से ये सब छुपाना है? उसे बता दो तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। कब तक तुम उसे यूं डर डर कर जियोगी? ये तुम्हारी जिंदगी है, उसके लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा। सिराज को बता दो सब। सिराज उनकी बात सुन चुका था। ना चाहते हुए भी वो दरवाजे पे रुक गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कान बस एक बात सुनना चाहता था कि नहीं आयशा, मैं सिर्फ सिराज से मोहब्बत करती हूँ। पर जब वो बोली तो सिराज का दिल चीर गई। आयशा, वो मेरी बात कभी नहीं समझेंगी। ये बात उनकी अना पे आ गई तो सिराज को मैं ये कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो कहीं भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। मिरहा ने बहुत जब्त से ये बोला था। वो जानती थी कि ये सब सिराज सुन चुका है, पर वो इस वक्त वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उसे तोड़ गई। आयशा के दिल में जैसे एक ठंडी फुहार पड़ी। मिरहा सिराज पे कैसी मोहब्बत करता है जो उसे तुम्हारी आंखों में किसी और की मोहब्बत नहीं दिखती? पता नहीं आयशा, पर मुझे लगता है अब कभी खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, आयशा सिराज को देखकर खड़ी होगी, क्योंकि सिराज जब कमरे के अंदर आ गया था उसने ऐसा दिखाया कि उन्होंने इसे भी देखा हो। मिरहा, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना भी मुझ पे एतबार न था? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची थी। एक बार भी अगर तुम मुझसे बोल देती कि सिराज मैं किसी और के साथ खुश रहूंगी, आपके साथ नहीं, आप मुझे छोड़ दो, तो कसम से मरहा, मैं तुम्हें छोड़ देता। मैं तुम्हारे दिल में तो मुझे लेके इतने गलत ख्यालात थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। सिराज ने जब्त करते हुए मिरहा से कहा। आंखों में अब आंसू चमक रहे थे जिन्हें वो बड़े जब्त से बहने से रोक रहा था। सिराज, मैं हाँ, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, उसके दिल में कोई और है। अब खुश? तुम तो दावेदार थे ना मोहब्बत के, हल्के अब भी हो। अब तुमने बल्कि अब भी हो। और तुमने अभी भी कहा ना कि तुम्हें पता होता तो तुम खुद छोड़ देते। तो अब तो पता लग गया ना, तो अब उसे उसे उसकी जिंदगी जीने दो। उसे खुश रहने दो। उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। इससे पहले कि मिरहा कुछ बोलती और मामला खराब होता, आयशा ने आगे बढ़ के सिराज से कहा। आयशा का ये सब बोलना इतना अहम ना था। अगर होता तो वो कभी भी मिरहा के पास ना आता। इन बातों की सच्चाई जानने पर आयशा की बोली हुई बातों पर मिरहा की खामोशी इन बातों पे सच की मेहर लगा रही थी। सिराज की नजरें बस मिरहा पे थी। वो खड़ी खड़ी कांप रही थी, जबकि मिरहा सिराज की आंखों में आए से आंसू से तड़प रह गई। उसे यकीन पहले ही था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, पर आयशा ने उससे वादा लिया हुआ था
जब तक वो खुद मुतमईन नहीं होंगी ये खेल बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर मिरहा तुम इस तरह खुश हो तो इसी तरह ही सही, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूँ। तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत के बीच आया हूँ, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर। वादा है मेरा, अब कभी लौट कर तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसे खुश हो तो ऐसे ही सही, पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा सच्ची थी। अपने दिल में मेरे लिए कोई गलत गुमान ना रखना। उसे ऐसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। सिराज बोल के उल्टे कदम लेता वापस चला गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी, आंसू अब भी आंखों में थे, पर बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। जब नजर मिरहा में पड़ती दिल करता कि अपना फैसला बदल लो। वो कमरे से निकला तो पीछे मरहा को जैसे होश आया। रोती हुई उसके पीछे भागी। सिराज, सिराज प्लीज रुके, रुको, उसे जाने दो। आयशा की आवाज पे उसने पलट के आयशा को देखा। आयशा चलो ना, उसे रोक के, वो बहुत तकलीफ में, उसके आंसू मेरे दिल पे गिर रहे। देख लिया ना तुमने, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं जा रही हूँ उसे रोकने, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। कैसे जाने दूं तुम्हें? अभी अभी मेरे दिल को सुकून मिला और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जाने दो? आयशा, तुम क्या बोल रही हो? मिरहा की आंखों में हैरानी थी। हाँ जी, अब तुम इसे भूल जाओ मिरहा, प्लीज तुम उसे भूल जाओ, इसे मेरा होने दो। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे बहुत खुश रखूंगी। आयशा भागती हुई मिरहा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आयशा तुम ये क्या बोल रही हो? हमारे दरमियान ये बात हुई थी कि सिराज को हम उसके सब सच बता देंगे, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सिराज को देखा है ना तुमने, वो कितनी मोहब्बत करते हैं। और नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत, वो सिर्फ मेरा है। शुरू से इसे मैंने चाहा, वो तुम्हारे पीछे पड़ा था, और ये सब मेरा बनाया एक खेल था। अब तुम अब उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। मिराह की आंखें बेयकीनी से जैसे फटने को थी। उसके सामने आज आयशा का सारा सच आया था। आहिस्ता आहिस्ता आयशा उसे सब बताती गई। आयशा, ये कोई मजाक है ना? क्योंकि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरी दोस्त हो। और चुप, नहीं मैं तेरी कोई दोस्त, और अब सिराज को मेरा होना होगा, सिर्फ मेरा। आयशा चीखते हुए बोली। मिरहा का रो रो के बुरा हाल था। सिराज की फिक्र अलग थी, उसकी दोस्त जैसे उसने अपनी बहन माना था, उसका धोखा। अब तुम्हें मरना होगा मिरहा। आयशा उसे खींचते हुए कमरे से ले बाहर ले जाने लगी। आयशा, ये क्या बोल रहे? आयशा छोड़ो मुझे, आयशा प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। आयशा उसे घसीटते हुए छत पे ले गई। फ्लैट की ऊंचाई इतनी ज्यादा ना थी, पर फिर भी इतनी जरूर थी कि इंसान की जान ले लेती। मिरहा का अब डर से बुरा हाल था। उसे मौत अपने सामने नाचती हुई नजर आ रही थी। वो जिस वो जसामत में भी आयशा से कमजोर थी, और फिर जरा डर भी था, तभी वो इसके मुकाबला नहीं कर पा रही थी। आखिर किनारे पे पहुंचकर उसने मीराहा को नीचे ढकेलना चाहा। प्लीज आयशा, ऐसा ना करो, प्लीज एक बार हमारी दोस्ती का तो सोचो, प्लीज। एक उम्मीद थी उसके दिल में कि आयशा का इरादा ना बदला। नहीं, तुम मरोगी तो सिराज मेरा होगा, और अब तो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। तुम ये सब सिराज से, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मिरहा ने उसे पीछे ढकेला और खुद भागना चाहा, पर आयशा ने तेजी से उठकर उसे पीछे की तरफ ढकेला। आ एक चीख गूंजी और बस फिर सन्नाटा छा गया, मौत सा सन्नाटा। आयशा ने आगे की तरफ झुककर देखा तो मिरहा को जिस्म नीचे पड़ा था, जबकि उस जगह पर अब आहिस्ता आहिस्ता खून फैल रहा था। आयशा बड़ी चालाकी से नीचे की तरफ भागी और मिरहा के पास पहुंच गई। उसे अंदाजा था कि अब तक वो मर चुकी होगी। कैसी बेखौफ सी लड़की थी जिसने अपने हाथों से अपनी दोस्त को मार दिया था, और अब बड़ी चालाकी से आगे के गेम को सोच रही थी। उसे मिरहा के मरने का जरा बराबर अफसोस न था। ऐसा लगता था कई सालों से वो अपने दिल में इसके लिए नफरत लिए घूम रही थी। उसने बड़ी होशियारी से आलम को कॉल करना शुरू कर दी। हेलो आयशा, कैसी हो आप? आलम, जो इस वक्त ऑफिस के काम में मसरूफ था, आयशा की कॉल देखकर थोड़ा हैरान हुआ। आलम भाई प्लीज जल्दी घर पहुंचे, जितना जल्दी हो सकता है प्लीज। आयशा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ आयशा, रो क्यों रही हो? और मिरहा तो ठीक है ना, क्या बात है? नहीं आलिम भाई, मिरहा ठीक नहीं है। छत से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की। प्लीज जल्दी पहुंचे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आलम ऐसे था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आयशा, ये क्या बोल रही हो? मेरी मिरहा! आलम पागलों की तरह घर भागा।
اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ اپنی بائک کو جتنا وہ تیز چلا سکتا تھا چلا کے گھر پہنچا۔ فلیٹ کے باہر ہی اسے عائشہ نظر آئی۔ اس کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے قدم جیسے چلنے سے انکاری ہو گئے۔ من من کے قدم اٹھاتا وہ ان کے پاس آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خون میں لت پت مرہا کو دیکھ وہ مرہا مرہا چیخنے لگا۔ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے خون صاف کیا اور اسے اپنی گود میں لیے۔ تب تک ایمبولینس بھی آ گئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ ایمبولینس کو کال عائشہ نے کی تھی۔ وہ عالم کو شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایمبولینس میں اس وقت عالم اور عائشہ تھے مرہا کے ساتھ، اور ساتھ میں ایک نرس تھی۔ نرس نے اسے کسی حد تک طبی امداد دی۔ عائشہ بس عالم کو دیکھانے کے لیے روئے جا رہی تھی، جبکہ عالم کی آنکھیں لال اور سوج گئی تھی۔ مرہا کا ہاتھ پکڑے وہ بس اللہ سے یہی دعا کیے جا رہا تھا کہ میری مرہا کو سلامت رکھنا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اسے بس دعا کا بول کر گئے۔ عالم بینچ پر بیٹھا رو دیا۔ اس کی مرہا کو ایسا کیا ہوا کہ اس نے ایسا عمل کیا؟ آخر کیا بات تھی جس نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ موت کو گلے لگا دے؟ عالم کے پاس بیٹھ کے عائشہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ عائشہ میری بہن ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ بہت امید تھے سے اس نے عائشہ سے سوال کیا۔ ایک پل کو عائشہ کو شرمندگی نے گھیر لیا، پر پھر وہ اپنے خول میں واپس آ گئی۔ جی عالم بھائی بس حوصلہ کرے۔ یہ ایک ایک پل عالم کے پر بھاری تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے جان کھینچ رہا ہے۔ آخر 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ عالم بے تابی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ دیکھیے ہم نے انہیں بچا لیا ہے، پر گہری چوٹ اور بہت زیادہ خون کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہے، اور ہم آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھیں گے، پر ان کا ہوش میں واپس آنا بہت مشکل ہے۔ عالم کو لگا اس کا سانس کسی نے روک دیا تھا۔ ایک مرد ہو کر بھی، اتنا مضبوط ہو کر بھی اس آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے، جبکہ عائشہ جس کو امید تھی کہ وہ مر جائیں گی، پر کوما کا سن کر کہیں نہ کہیں وہ ڈر گئی۔ پر ڈاکٹر کی اگلی بات نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ شکر ہے اب ہوش تو اسے نہیں آنا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عالم کو سراج کے بارے میں من گھڑت کہانیاں بنا کر سنائیں گی، اور عالم غصے میں سراج تک جائے گا، اور تب ہی عالم کا کام تمام، کیونکہ عالم ایک عام سا آدمی تھا، جبکہ سراج بہت بڑے پولیٹیشین کا بیٹا۔ ضرور عالم بدلے میں مارا جاتا، تب اس کی ان دونوں بہن بھائی سے جان چھٹتی، اور آگے سراج کو حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کچھ سوچنا تھا۔ عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کب، کیسے اور کیا ہوا جو میری مرہا نے یہ قدم اٹھایا؟ عالم کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ اس وجہ سے کو جان سے ختم کر دے گا۔ عالم بھائی اب پلیز کہیں بیٹھے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھے تھے۔ عالم بھائی ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا سراج، وہ مرہا کو بہت پسند کرتا تھا۔ مرہا اس سے بس ڈرتی تھی، اس کے دل میں سراج کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ سراج نے اسے پرپوز کیا، پر مرہا کے انکار پہ نے اس کے انا کو ہرٹ کیا، پھر اس نے مرہا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عائشہ نے عالم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں عائشہ اب ڈر رہی تھی کہ کیونکہ بے شک وہ مرہا کا بھائی تھا، پر وہ مرہا کی طرح سیدھا سادہ ہرگز نہ تھا، اور پھر اس نے مرہا کو اس بات پر فورس کرنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ ریلیشن میں رہو اور میری گرل فرینڈ بنو، میرے ساتھ تعلق بناؤ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ آہ! اس بات سے یہ عالم چیخ کر بینچ پہ سے اٹھا۔ عائشہ واضح طور پہ کانپ رہی تھی۔ عالم بھائی اب پلیز بیٹھ جائے، سب لوگ ہماری طرف ہی دیکھ رہے۔ عائشہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر بینچ پہ بٹھایا۔ جلدی بتاؤ اس کمینے کے بارے میں سب بتاؤ، اسے ختم کر دوں گا۔ عالم کی گردن رگیں اب واضح نظر آ رہی تھی۔ غصے سے برا حال تھا۔ مرہا نے اب اسے بہت بار منع کیا، اس بار کے بار بار فورس کرنے پر مرہا پچھلے کچھ دنوں سے ٹینشن میں تھی۔ اسے میں نے بہت بار بولا کہ وہ آپ کو سب بتائے، پر وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ سراج غصے میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے اور بہت سارے طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ بس آپ کی وجہ سے چپ تھی۔ پھر عائشہ خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ عائشہ کی طرف موڑ کے پھر کیا۔ عالم کے چہرے پہ ایک سوال کیا۔ اس نے مرہا کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز نہ جانے کیسے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ بہت نازیبا تصویر تھے۔ اس نے ان تصویروں کے ذریعے مرہا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مرہا بہت روئی اس کے سامنے، پر اس نے اپنی انا
उसे बहुत ज़लील किया, कुछ दिनों से हम दोनों बहुत परेशान थी। मैंने बहुत कोशिश की आपको बता दूँ, पर मरहा बहुत डरी हुई थी उससे। मुझे अपनी कसम दी थी मैं आपको कुछ ना बताऊँ, मैं बहुत मजबूर थी। वो अब दोबारा रोना शुरू कर दी। अब कहाँ होगा वो आलम के सवाल पे आयशा के दिल में जैसे सुकून सा हो गया। मतलब आलम का ज़र्रा बराबर भी शक उस पर नहीं गया था। मुझे नहीं पता, बस मुझे मरहा की कॉल आई। वो बहुत रो रही थी, बस ये बोले जा रही थी कि आयशा वो मेरी तस्वीर वायरल कर देगा। और यही बोलते बोलते कॉल बंद कर दी। मैं इससे पहले यहाँ संगीन कदम उठा लिया। आलम ने अपना सर हाथों में गिरा दिया। आयशा खामोशी से वहां चली गई। वो अपना काम कर चुकी थी। तुम जो कोई भी हो और जहां भी हो, तुम्हें मैंने खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी आलम नहीं। तुम्हारा मैं सब कुछ छीन लूंगा। तुमने मेरी मासूमियत छीनी, अब मैं तुम्हें ऐसा घाव दूंगा कि जो तुम सारी जिंदगी याद करोगे। मिन्हा के घर से वो सीधा अपने घर आया। दिल था कि फटने को था, बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे जिन्हें वो छुपा रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, ऐसी जगह जहाँ मिल्हा की यादें ना हो, जहाँ वो उसे भुला सके। वो जानता था अगर वो यहाँ रहा तो कहीं ना कहीं मिल्हा का सामना उसे जरूर होगा। उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। बाबा अपना सामान पैक करके वो नीचे लाउंज में आया। सिराज, आप कहीं जा रहे हो क्या? मरियम बेगम ने उसके बैग देखकर सवाल किया। और ये आपकी आंखों को क्या हुआ, इतनी लाल क्यों हो गई है? जी मामा, वो मेरी मीटिंग है तो उस सिलसिले में अमेरिका जा रहा हूँ। और आज वो कुछ देर में धुएं में रहा तो आंखें सूज गई है। सिराज ने नजरें चुराते हुए कहा। पर मीटिंग तो कल है ना, आज किस लिए इतने जल्दी जा रहे हो? इस्माइल साहब ने बीच में टोका। वो दरअसल बाबा, मुझे अमेरिका में कुछ काम भी है तो इस वजह से जल्दी जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है तो उससे भी मिलने जाना है। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि अपने माँ बाप से उसे झूठ बोलते हुए, पर इस वक्त दिल में इतनी तकलीफ थी कि शर्मिंदगी का एहसास वैसा ना था। अच्छा चले जाओ, फ्लाइट से जाओगे या प्राइवेट चॉपर से? वो बाबा, मैंने पायलट को कॉल कर दिया, बस थोड़ी देर में प्राइवेट चॉपर से ही जाऊंगा। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके ये थोड़ी देर में वो पाकिस्तान से चला गया था। बस सब इतना जल्दी में हुआ था कि किस्मत ने उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। काश वो एक बार, सिर्फ एक बार मिल्हा से मिल के जाता तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ना आता। काश काश वो एक बार ये जान लेता कि उसकी मोहब्बत किस कदर तकलीफ में है। अमेरिका जाके उसने अपना नंबर भी तब्दील कर दिया। बहुत कोशिश के बाद वो मिर्हा की कुछ तस्वीरें ही डिलीट ना कर पाया जो उसने यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन के दौरान उसके मुस्कुराते हुए छुप कर बनाई थी। बहुत मुश्किल था, पर उसने ऐसा ना करना ही थी। दिल में कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद मिर्हा लौट आए, पर वो जानता था कि ऐसा कभी नहीं होना था। इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम जल्दी ही आप अगली किस्त लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटे और दुआओं में याद